नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग के अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी एग्जाम हुआ था यूबीपीसीएस का, सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा एक जीएस का पेपर था। उसमें उस पेपर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो आपको बहुत सारे एग्जाम में, जैसे वनडे का कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी बिहार एसआई का जानते हैं कि फॉर्म आपको फिलअप हो रहा है, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर ले, क्योंकि वो 26 अक्टूबर तक ही आपको समय दिया गया है। क्योंकि दिवाली दुर्गा पूजा का समय था, बीच में भी छठ दिवाली का समय आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसलिए फॉर्म भर कर क्या करें, आप उस चीज़ से निश्चिंत हो जाए। और बहुत सारा जो जीएस का जो क्वेश्चन है, इसमें हम बात करेंगे आज का जीएस का क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हम एनालाइज करेंगे यूबीपीसीएस का। बहुत सारा वीडियो आपने देख लिया होगा यूट्यूब पर, लेकिन हम कुछ अलग तरह से एनालाइज करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपको पता चल जाएगा, मतलब कि आपका फाउंडेशन क्या है, आपने कितना तैयारी किया है, क्या आपका बेसिक्स है, और जो क्वेश्चन किस किस जगह से पूछा जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम में, जैसे अभी एसआई का होने वाला, जैसे हम बात किया एसआई का, चाहे आप देख सकते हैं कि जो एडीओ का बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, चाहे आप देख सकते हैं कि जो बिहार लेवल पर अगर देखें तो जैसे एस्टेट का एग्जाम, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम, अगर आप सोशल साइंस या जीएस के मीडियम से हैं, चाहे आप साइंस के मीडियम से भी दे रहे हैं, तो ये सब सारा जो एग्जाम है दोस्तों, ये सब में आपको जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपका क्वालिफिकेशन, इसी से मेरिट लिस्ट आपका डिसाइड होता है। तो इसमें क्या करना है कि जो जीएस का जो पोर्शन है, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन होता है दोस्तों, जीएस जी के, वो टफ और वो क्या बोल सकते हैं, इजी नहीं होता। इसको आप भारी या हल्का कहते हैं, वो चीज़ नहीं होता। इसमें आपको अगर आ रहा है तो आपके लिए हल्का, नहीं आ रहा तो भारी है। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ आपसे अजीब व गरीब क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपने कहीं पढ़ा नहीं हो। जो आपने पढ़ा वही पूछा जाएगा, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज होता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होता है, और वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसी फॉर्म में। वन लाइनर भी होता है, स्टेटमेंट भी होता है, प्लस आपका ऑप्शन में भी स्टेटमेंट होता है। तो ये मत समझिएगा कि दरोगा में बहुत ही सिंपल लक्ष्य में आपने लुसेंट उठाया, रट लिया और एग्जाम निकाल लिया, वैसे आप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बहुत सारा स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन होता है। तो आपको जीएस जो पढ़ना है दोस्तों, एक फाउंडेशन, एक बेसिक से आपको पूरा पढ़ना है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि हमें कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन कौन सा टॉपिक हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान देना, रिवाइज करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यूबीपीसीएस का जो क्वेश्चन है। तो इससे आपको बहुत सारा बोल सकते हैं यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, बहुत सारा फैक्ट्स आपको याद करने का मौका मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन किस लेवल पर आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बीपीएससी द्वारा बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उसमें इसी तरह का, क्योंकि जो पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो हर एक स्टेट में देखेंगे एक दूसरे से कुछ कुछ मेल खाता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ अलग दुनिया से आता है। क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो जीएस का स्टैटिक सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेस, किसी तरह का कोई परिवर्तन जैसे करंट अफेयर्स वैसा नहीं होता। उसमें जो सिलेबस है, जो पूछा जाता है वहीं से पूछा जाता है, जो आपको सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पर एसर्शन और रीजन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया कि जो इंटीरियर पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जिस माध्यम के आप छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिस जिस तरह में आपको यहाँ पर बोल सकते हैं कि कंफर्ट लग रहा है, जिसमें आपको इजी लग रहा है, आसान लग रहा है पढ़ने में, समझने में, उस चीज़ को आप देखें, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें किसी तरह का उतना ज़्यादा लैंग्वेज को लेकर कोई बैरियर आपका नहीं होना चाहिए। तो अगर असर्शन की बात करें, यहाँ पूछा गया असर्शन रीजन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग का बहुत सारा क्वेश्चन है। बहुत सारा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जो क्रम में आपको सजाना होता है, चाहे वो डेट के रिलेटेड हो, चाहे कब वो चीज़ें आपको हुई है, इस तरह का जो पूरा होता है वो आपको यहाँ पर अच्छे से बताया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें असर्शन का, द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये बताया गया इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। तो ये पहला असर्शन। और रीजन क्या है? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। तो इसमें जो पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय है, जो भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है, मतलब डेजर्ट और सेमी डेजर्ट है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? असर्शन रीजन में क्या होता है कि जो असर्शन होता है, उस जो असर्शन आपको जो स्टेटमेंट दिया गया उसका कारण आपको निकालना है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट बिकॉज, यहाँ पर आप रीजन में क्या सकते हैं, यहाँ पर आप बिकॉज लगाइएगा तो आपको लग जाएगा हाँ भाई इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। बिकॉज मीन्स क्या है? ये आपको कारण बता रहा है। रीजन मीन्स क्या होता है? ये आपको कारण बता रहा है। बिकॉज नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड इन टेम्परेट जोन, तो नहीं, नॉर्दर्न जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर देखेंगे, आपने मैप को देखा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है उसमें आपको नॉर्दर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपको टेम्परेट नहीं, वो आपको ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसलिए वहां पर डेजर्ट और आपको सेमी डेजर्ट का कंडीशन देखेगा। उतना ज्यादा बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो वहां पर उतना ज्यादा क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, जो फसल है, जो एग्रीकल्चर है, कृषि देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रीजन आपका क्या यहाँ पर गलत है। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। तो देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारा क्या सही है और आर इज फॉल्स।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। तो बारी बारी से आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पर क्या है कि आपको पता चल रहा है, क्योंकि आप एसआई में भी देखेंगे उसमें क्या भूगोल के बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय जो भूगोल है वो भी पढ़ना है, जो विश्व का भूगोल होता है, किसी तरह से क्वेश्चन जो न्यूज में होता है वो आपको पढ़ना होता है, तो यहाँ से आपको ये चीज पता चलता है। अगला देखिए, ये भी असर्शन रीजन है कि बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आपको डिबेट, थोड़ा सा एक विवादित बोल सकते हैं, क्योंकि क्या इंडिया पूछा था सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पूछा था कि सेकंड लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है, तो बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है पीआईबी का डाटा है, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो अगर आप देखें किसी भी पेपर में, हिंदू में देखें या इंडियन एक्सप्रेस में देखें, तो वहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट नहीं बताया गया। वहाँ पर इंडिया देखो, सबसे पहला हमारा क्या है, यूएस है, चाइना है, उसके बाद आपको इंडिया आता है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और सेकंड क्या पूछा जा रहा है इसमें कि मतलब 950 मिलियन, मतलब पूछा जा रहा है कि 950 मिलियन क्या हो गया, मतलब 95 करोड़ जो है क्या इंटरनेट यूजर। 1 मिलियन आपको 10 लाख होता है, तो यहाँ पर 950 मिलियन तो 95 करोड़ आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। तो एक पूरा डाटा आपको यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर दे रहा है रीजन में, बिकॉज बिकॉज यहाँ पर आप लगा दीजिए तो क्या होगा, ये कारण आपको बता रहा है, तो बिकॉज से स्टेटमेंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं और उसके अनुसार आप आंसर पर क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोथ ए और आर ट्रू बताया जा रहा है। तो इस ऑप्शन में अगर यहाँ पर देखेंगे, जो दूसरा का हमारा जो कोड दिया गया, इस ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें ए बताया जा रहा है कि बोथ ए और आर ट्रू है, लेकिन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट है तो इतना ज्यादा इंटरनेट यूजर नहीं, इंटरनेट यूजर से नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि कितना ज्यादा मोबाइल यूजर्स जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा जानकारी है उनको मोबाइल गेमिंग के बारे में, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी भी मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री से, तो वो चीज। तो इसलिए जो ऑप्शन यहाँ पर अगर आप अभी सही लगा ले, बाकी आंसर किया गया तो हम लोग उस पर बात करेंगे, आंसर किसे आप मिला सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको ये आपको असर्शन, इसका रीजन ये पूरा कारण ये नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं यहाँ पर। फिर अगला दिए, ये भी असर्शन रीजन है। तो देख रहे हैं असर्शन रीजन का कितना ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है बाबर ने क्या लिखा है, तुजु के बाबरी चगता। ये हमने क्लास में ही पढ़ाया था जब हम मेडिएवल हिस्ट्री की बात कर रहे थे, जिसमें हमने मेडिएवल मुगल हिस्ट्री से शुरू किया था, बाकी दिल्ली सल्तनत तो पढ़ाया था, उसके बाद मुगल हिस्ट्री। तो मुगल ने बताया था बाबर के बारे में, क्योंकि बाबर जो बाबर ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, जैसे बैटल ऑफ जो पानीपत था, जो पहला था 1526 ईस्वी में हुआ था, 1526 एडी में। तो उसमें बाबर अगर देखे तो वहाँ बाबर ने लड़ाई लड़ा और कभी उसने हार भी नहीं मारा था। इंडिया में जानते हैं जो बाबर के द्वारा ही पूरा मुगल का जो पूरा यहाँ पर साम्राज्य खड़ा किया गया था। तो बाबर रोट तुजु के बाबरी इन क्या है, चगताई तुर्की। तो ये जो लैंग्वेज है दोस्तों, इसको बोला जाता है क्या यहाँ पर, चगताई तुर्की। तो एक तुर्किश लैंग्वेज है। बाबर ने अपना जो क्या है ऑटोबायोग्राफी लिखा, जिसको आप जीवनी बोल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, बाबर द्वारा लिखा गया था। ये आपका क्या सही है, सभी लोग जानते हैं कि बाबर द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। ये तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोड। तो जो तुर्किश था दोस्तों, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था। सभी लोग जानते हैं कि अकबर अपने समय में क्या किया था, यहाँ पर जो लैंग्वेज था वो पर्शियन लैंग्वेज को, जो पर्शियन का जो लैंग्वेज होता है जिसको आप फारसी कहते हैं, ये फारसी लैंग्वेज को, तो ये पर्शियन जो लैंग्वेज था उसको अकबर ने क्या किया था यहाँ पर कि अपना कोर्ट का एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया था। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जब भी दूसरा ऑप्शन सबसे आसान होता है असर्शन रीजन में, ये चीज कि आपको दूसरा ऑप्शन, एक भी ऑप्शन गलत होता है तो आप डायरेक्ट आंसर पर, कंक्लूजन पर आ जाते हैं और यहाँ सही टिक लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए इज ट्रू एंड आर इज अ फॉल्स, इसका क्या हो जाएगा, सी आपको ऑप्शन हो जाएगा। इसमें किसी तरह की अगर दिक्कत आपको हो रही है तो आप जरूर बताइएगा। ये सिंपल सा सवाल है, इसलिए मैंने बताया, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। मेरा ये यहाँ पर कोई मोटो नहीं है कि आपको पीसीएस को ही सॉल्व करना। इस तरह का सवाल आपसे किसी भी वन डे एग्जाम में, चाहे वो बिहार एसआई हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अभी यही ट्रेंड है दोस्तों, तो बहुत सारे एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद ही पता चलता है किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े तो ये देख सकते हैं, आपको जो फोर्थ नंबर, चौथे नंबर पर दिया गया, क्या दिया गया, मैच द फॉलोइंग, जो हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको भूगोल का जो क्वेश्चन है, विश्व का भूगोल के बारे में बताया, इसमें वो मैप के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे आगे, मैप जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग विश्व का पूरा मैप पढ़ेंगे, पूरे इंडिया का मैप पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा कोल फैक्ट्री है, कहाँ कहाँ कोयला का खदान है या किसी तरह का माइनिंग हो रहा है, क्वेरिंग हो रहा है, कहाँ पर कौन नदी है, कौन सा आपको फॉरेस्ट है, कौन नेशनल पार्क है। तो ये सब सारा जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक फाउंडेशन का पार्ट है जो आप ज्योग्राफी में, भारतीय भूगोल या विश्व भूगोल में पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कोलफील्ड और कंट्री। तो बताया जाता है कि जो एप्लेशियन है, जिसको आप अपालेशियन बोलते हैं, ये कौन सा कंट्री में है। फिर अगला है लंकासायर, लंकासायर जानते हैं दोस्तों ये कौन सा कंट्री में। फिर अगला है रूड, फिर अगला है क्या है, कुजबास। तो ये 4 कंट्री आपको कोलफील्ड बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर ध्यान रखें तो आपको पता होना चाहिए
जो हम बात करेंगे एप्लेशियन का, तो ये जानते हैं एप्लेशियन आपको कहाँ है? एप्लेशियन जो माउंटेन भी है कहाँ आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में है। फिर लैंकाशायर की बात करें तो ये कहाँ पर आपको? इंग्लैंड में है, जहाँ से जो मतलब ब्रिटिश के समय क्या होता है, यहीं से कपड़ा आपको पूरा मतलब इंडिया से कॉटन यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, वहीं पर कपड़ा बनता था। और यहाँ पर बोल सकते हैं कोयला का खदान भी, कोलफील्ड भी आपको देखेंगे, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर रूर देखें तो रूर भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि जर्मनी में है, कुछबास कहाँ आपको? रसिया में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो बहुत ईजी सिंपल सवाल था, ये सवाल आपको रिपीटेड है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, और हो सकता है ये सवाल आपसे बीपीएससी का कोई सा भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सवाल पर यहाँ पर आप गौर करेंगे, इस तरह का जो सवाल होता है इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। स्टूडेंट इस पर क्या करते हैं, सही टिक लगा कर आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए हम विथ रिफरेंस टू, अगला हमारा क्या? इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। इकोलॉजी में इकोसिस्टम का डिफिनीशन पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें हम बात करेंगे अगर दोस्तों ग्रीन प्लांट्स के बारे में, हरे पौधे के बारे में, तो बताया जाता है कि इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इट कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। तो बताया जा रहा है कि 1% जो एनर्जी यहाँ पर क्या होता है कि आपको कैप्चर होता है। अगर जैसे कि जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, सूर्य का जो किरण पड़ता है, सनलाइट पड़ता है किसी पौधे पर, तो वो पूरा प्रकाश को नहीं सोखती है। जो खाना बनाने के लिए जो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया में आप देखेंगे यहाँ पर तो 1% पूरा, अगर 100% एनर्जी गिर रहा है मतलब कि पत्ते पर या किसी प्लांट पर, तो उसे 1% एनर्जी को सोखा जाता है। उसी से क्या होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस, पूरा प्रक्रिया आपको खाना बनाने का जो प्लांट द्वारा किया जाता है, उसमें 1% एनर्जी यूज किया जाता है। तो ये कथन दोस्तों यहाँ पर क्या है? सही है। ये कथन क्या है? यहाँ पर सही है। प्लस इसका अगर दूसरा कथन, दूसरा जो स्टेटमेंट हम देखें, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, आप जानते हैं लिंड्समैन जो रूल होता है दोस्तों, आपको लिंड्समैन रूल के बारे में यहाँ पर पता होगा। ये चीज आपको आपने पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा, मतलब कि 6, 7, 8 क्लास में। तो ये ज्यादा जो देखेंगे इस तरह का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहीं से ऊपर से अलग से दूसरे ग्रह से नहीं पूछा गया। ये जो क्वेश्चन सब होता है ये आपके एनसीईआरटी बुक से पूछा, जो आपने 10वां तक एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, जो साइंस का एनसीईआरटी होता है, वहां से सब क्वेश्चन निकाल के लाया जाता है। तो ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस ही होता है अप टू 10th लेवल। आपका जितना एनसीईआरटी कम से कम मजबूत होना चाहिए, उस पर पकड़ होना चाहिए। तो जो लिंडमैन्स का यहाँ पर रूल है, समझे ना, तो लिंडमैन्स का जो लॉ है, इसमें बताया जाता है कि जैसे आप कोई भी भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसका 10% ही एनर्जी क्या होता है कि आपके ऊपर लेवल पर पहुंचता है। जैसे आपने प्लांट को खाया, तो प्लांट का क्या हो, 10% पहुंचा। फिर जैसे अगर आप देख लीजिए किसी तरह का जो शाकाहारी जानवर हो गया, फिर उसको कोई मांसाहारी जानवर खा रहा है, उसको का 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। तो अपर लेवल पर जाते जाते वो एनर्जी क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये 10% का ऑर्गेनिक क्या होता है कि नेक्स्ट हायर लेवल में आपको बढ़ता है। इसको लिंड्समैन रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो ट्रॉफिक लेवल होता है आपने पढ़ा होगा। और बाकी जो एनर्जी होता है दोस्तों 90% वो मतलब बोल सकते हैं कि जो लॉस्ट हो जाता है, किस में लॉस्ट होता है, हीट में लॉस्ट हो गया, या किसी तरह का मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है शरीर का, उसमें क्या होता है वो खत्म हो जाता है, या सांस में, रेस्पिरेशन में, पर्सपिरेशन में। तो ये सब सारा जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चलता है कि जो इकोसिस्टम का जो हमारा टॉपिक है, या इकोसिस्टम का आपका साइंस का जो सिलेबस है, इसमें आपको ये चीज़ भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो देख सकते हैं कितना सिंपल सवाल है। बहुत ही मतलब इस बार का जो यूपीपीसीएस था दोस्तों, बहुत ही बोल सकते हैं कि लेवल जो इसका था, मतलब इसने जो सिलेबस को कवर किया वो पूरे क्षेत्र, मतलब जितना भी आपका वो, चाहे आपको सामान्य विज्ञान हो जिसको आप साइंस बोल सकते हैं, जनरल साइंस हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स या कुछ भी आता है, अर्थशास्त्र हो गया, तो उसमें सारे चीज को इसने कवर किया था। ये बहुत एक अच्छा जीएस का पेपर ये सेट करता है। और यहीं से बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बोल सकते हैं बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं, यहीं से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको निकाल कर पूछती है। तो इसमें बहुत सारा चीज कवर किया गया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ डिस्कस करा दिया जाए। क्योंकि यह क्या होता है, यहाँ से कुछ आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ मतलब एक बोल सकते हैं कुछ पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है 1911 के बारे में। तो आप सभी जानते हैं जो 1911 एक ऐसा ईयर है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन आप सभी जानते हैं 1905 में हुआ था। कब हुआ था पार्टीशन? ये 1905 में हुआ था। और ये 1905 में किसके अंदर उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय का जो गवर्नर जनरल था वो कर्जन था। आप सभी जानते हैं कर्जन था गवर्नर जनरल, जिसने क्या किया था, पार्टीशन को शुरू किया था। आप जानते हैं कुछ समय का जो बंगाल और जो पूरा असम का जो क्षेत्र था,
उसको क्या किया था, पार्टीशन किया, जिसमें कि मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू मेजोरिटी, क्योंकि वहीं पे समय विभाजन हो गया किसका, हिंदू मुस्लिम का विभाजन करना उसने शुरू कर दिया। लेकिन उसने बताया था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र था बिहार जिसको आज समय में देखते हैं, उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, ये सब मिलकर एक बड़ा क्षेत्र बिहार के नाम से, बंगाल के नाम से जाना जाता था। उसमें बहुत सारा बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो ब्रिटिश को एडमिनिस्ट्रेशन करने में या बोल सकते हैं किसी तरह का उस पर शासन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। तो इसलिए उसने क्या किया, उस क्षेत्र को बांटना शुरू किया। तो उसने बांटा, इस तरह से बांटा कि जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं उसको अलग क्षेत्र में बांट दिया, जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी रहते हैं उसको उसने अलग क्षेत्र में बांट दिया। तो ये पूरा ब्रिटिश द्वारा शुरू किया गया था। उस समय का जो लॉर्ड कर्जन का ये पूरा दिमाग था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो इसमें बोला जाता है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक किया गया था 1911 में, तो फिर बहुत सारे उस समय स्वदेशी मूवमेंट भी शुरू हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था 1905 में। इसमें कांग्रेस का जो अध्यक्षता किया गया था, जैसे 1905 का अधिवेशन देखे, जो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन की बात करें, तो उसमें इस चीज़ को मतलब कि जो बंगाल का जो पार्टीशन था उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, निंदा किया गया, वहाँ पर कंडेम किया गया। और क्या किया गया कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता, तो 1911 की हम बात करेंगे दोस्तों। ये 5 का ही मतलब कि एक रीजन है, 5 का ही बोलते हैं। 1905 में जो किया गया था उसी को सुधारने के लिए 1911 का जो नियम बना था उसमें बताया जाता है। 1911 में क्यों नियम बना था, क्योंकि उसमें दिल्ली दरबार, एक दिल्ली जो दरबार होता है, जिसमें क्या होता था, दरबार, दिल्ली दरबार, उस चीज को बोला जाता था कि जो विदेश के या बोल सकते इंग्लैंड के जो क्राउन होती थी, प्रिंसेस होती थी, महारानी होती थी, या वहाँ के जो महाराजा होते थे, अभी भी समझते मोनार्कियल सिस्टम चलता है, मोनार्कियल और क्या है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमारे देश में क्या रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो वहाँ जो मोनार्कियल सिस्टम चलता था, वहाँ के जितने भी वहाँ की जो महारानी थे वो इंडिया में आती थी, विजिट करती थी, तो एक पूरा एक बहुत बड़ा एक सेरेमनी बनाया जाता है, सेरेमनी मतलब कि सेलिब्रेट किया जाता था उसको एक फेस्टिवल के रूप में। तो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के द्वारा खर्च किया जाता था उसमें, उस चीज़ को दिखाया जाता था कि वर्चस्व कितना हमारा वर्चस्व है भारत पर क्या हम शासन कर, उसका पूरा एक वर्चस्व पूरा एक उसको दिखाया जाता था। तो ये चीज़ करने के लिए 1911 में यहाँ पर दिल्ली दरबार हुआ था। उसके बाद जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में ये चीज को रखा गया कि मतलब कि उस समय बंगाल का जो पार्टीशन है उसको वहां पर रिवोक किया जाएगा, हटाया जाएगा, तो रद्द करना पड़ा उसे पार्टीशन को, ये सही है। फिर कैपिटल को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि कलकत्ता में सबसे आप जानते हैं 1911 तक जो कैपिटल था वो कलकत्ता से, जो मुख्य जो बोल सकते हैं कि आपको एक राजधानी था वहीं था, कलकत्ता ही था, और वहीं से सारा काम को संभाला जाता था। क्योंकि जो गवर्नर भी था, आप जानते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था, उसका पूरा क्या होता था कि उसके अंदर में सबऑर्डिनेट था कौन, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ कौन था, बंगाल, और बोल सकते हैं गवर्नर जनरल मद्रास और गवर्नर जनरल बॉम्बे। तो ये चीज क्या था कि कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट दोस्तों देखते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो आप जानते हैं कि जो हमारा सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, उसी को लखनऊ पैक्ट में यहाँ पर सही किया गया। सूरत स्प्लिट में क्या होता है कि जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे, या बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस के मुस्लिम लीग थे, जो मुस्लिम लीग की स्थापना जानते हैं 1906 में ही हो गया था, वो एक पार्टी एक बन गया था। और कांग्रेस जो बोल सकते हैं उसके बीच में एक मतभेद हो गया, बोल सकते हैं कि बंटवारे को लेकर, या बोल सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय को लेकर बहुत सारे विभाजन, बहुत सारे बोल सकते हैं कि मतभेद था चीज़ों को लेकर। तो उसमें बोल सकते हैं कि लखनऊ पैक्ट जो बना था, तो इसमें क्या होता है, उसमें विभाजन हुआ था सूरत स्प्लिट में, लेकिन लखनऊ पैक्ट में क्या था, वो विभाजन खत्म हो गया था, फिर से वो एक दूसरे के साथ आ गए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, तो उसी को यहाँ पर बोला जाता है लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस, ये 1916 में हुआ था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, किस कब हुआ था, ये 1916 में हुआ था। और आप बात करेंगे जो लखनऊ का जो सेशन हुआ था दोस्तों, ये लखनऊ पैक्ट या लखनऊ सेशन इसको आप बोल सकते हैं, ये किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, किसके द्वारा किया गया था, आप बात याद रखेंगे इसको। चलिए, तो लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम के बीच 1916 में होता, किसने अध्यक्षता किया, तो वो आप लोग जरूर बताएंगे यहाँ पर। ये जो किया गया था यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या यहाँ पर सही है। तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछा गया, हम इस पर बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं सारे इस एग्जाम में आपको ज्यादा कवरेज रखता है, ज्यादा उसका वेटेज है आपको, तो इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे। फिर 7वें नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देख सकते हैं इसमें क्या बताया गया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो क्रोनोलॉजिकल या बोल सकते हैं काल क्रमानुसार क्रम में सजाइए, तो ये क्रम समझ रहे हैं कि मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, चाहे वो घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ क्रोनोलॉजिकल आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये बढ़ते मतलब कि बढ़ते क्रम में मतलब छोटा से बड़ा की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अगर इसमें लिख देता है कि आपको यहाँ पर सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, तब आप बढ़ते क्रम घटते क्रम की तरफ आपको मूव करना है, तब आपको समझना। लेकिन अगर नहीं लिखा गया तो आपको क्या करना है, ये बढ़ते क्रम में भी आपको सजाना, मतलब क्या करना है, छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। तो अगर देखें यहाँ पर पूना पैक्ट, तो सभी जानते हैं जो पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था,
आप जरूर बताएं पूना पैक्ट, और ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब बहुत ही बेसिक सवाल है, समझ रहे हैं ना। अगर ये आप नहीं जानते तो फिर आप बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि आपका बेसिक लेवल ही बहुत खराब है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, या आप मतलब सीधे मतलब ठग रहे हैं अपने आप को, आप ठग रहे हैं। और ये सब ऐसा सवाल है दोस्तों कि ये गलत भी आपका नहीं होना चाहिए, ये आपको डेट आपको रटा हुआ होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं और ये सब सवाल आपको नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये सिंपल है, ये सभी लोग बना लेंगे, तो फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। तो कंपटीशन में रहना है तो दोस्तों इस तरह का सवाल, इस तरह का जो फैक्ट है, इस तरह का जो तथ्य है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पूना पैक्ट क्या हुआ था, कब हुआ था ये 19, अगर हम पूना पैक्ट की बात करें सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये क्या हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में हुआ था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, यहाँ पर अटेंड किया था इस सेकेंड टाउन कॉन्फ्रेंस। आप जानते हैं कि जो कांग्रेस के द्वारा एक ही सेशन को, एक ही मतलब कॉन्फ्रेंस को, जो गोल मेज का जो पूरा सम्मेलन था उसको एक ही को अटेंड किया गया, सेकेंड को किया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। इसमें क्या था, गांधी इरविन का जो पैक्ट हुआ था उसके बाद इसने किया था यहाँ पर। तो मार्च 1931 में हुआ था, ये मार्च 1931 में हुआ था, ये चीज ध्यान रखना, मार्च 1931 में। ये हुआ था सितंबर 1931 में। प्लस सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट 1934 में हुआ था, बाद में जाकर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको यहाँ पर खत्म किया गया, पूरे तरीके से एंड किया गया। और फिर देखें यहाँ पर तो जो पूना पैक्ट हुआ था, आप जानते हैं कि जो रामसे मैकडोनल्ड का जो अवार्ड था, जो मतलब जो तृतीय गोल मेज सम्मेलन था या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद क्या हुआ कि जो व्हाइट पेपर निकल कर आया उससे जो बहुत सारा जो रिफॉर्म किया गया, बहुत सारे रूल नियम चेंज किए गए। उसके बाद आपको रामसे मैकडोनल्ड, क्योंकि उसमें बी आर अम्बेडकर ने ये चीज़ रखा था कि एक हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। आप जानते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, कि मतलब जो वोटिंग भी होगा वो भी क्या होगा, उसी समुदाय के द्वारा होगा, उसी समुदाय के लोग खड़े होंगे। जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के क्या था, मुस्लिम समुदाय के ही लोग खड़े होंगे और वोट भी मुस्लिम लोग ही करेंगे। उसी तरह से वहाँ बी आर अम्बेडकर ने बोला, डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं उन्होंने भी बोला कि हमें भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, किसके लिए, दलित सोसाइटी के लिए, दलित समाज के लिए। उसमें दलित वर्ग के ही लोग खड़े होंगे और जो उनको वोटिंग भी होगा, जो उनको मतलब पूरा जो चयन भी किया जाएगा वो दलित वर्ग के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस तरह का उनका क्या था, वहाँ पर बोल सकते हैं रिकमेंडेशन था। उसको मान भी ले, उस समय के राम से जो मैकडोनल्ड था वो क्या था, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटिश का वो प्राइम मिनिस्टर था। तो उसने अपने एक नाम से ही मैकडोनल्ड अवार्ड निकाला था, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा इससे दुखित हुए थे, बहुत ज़्यादा उनको दुख पहुंचा था, तो वो इस चिंता में चले गए थे। और उन्होंने क्या किया था कि बोल सकते हैं हंगर स्ट्राइक शुरू किया, जो भूख हड़ताल की बात कर सकते हैं, तो उन्होंने भूख हड़ताल पूरा शुरू कर दिया। तो वहाँ पर जो अम्बेडकर जी थे वो डर गए कि भाई भूख हड़ताल इन्होंने कर लिया है, कुछ गलत ना हो जाए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि उनका हेल्थ उस समय बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्या होता बिगड़ रहा था, क्योंकि वो भूख हड़ताल पर कभी बैठ जाते थे, आप जानते थे उनका जो पूरा जो यंत्र था क्या था, उनका सत्याग्रह था, फिर जो अहिंसा, यही सब मार्ग पर वो चलते थे। वो भूख हड़ताल कर लिए और वो उस समय वो जेल में ही बंद थे। तो जैसे जो मतलब हमारा यरवदा जो जेल है जो पूना में, आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए वहाँ पर पूना पैक्ट उसको नाम दिया गया। तो पैक्ट क्या था कि फिर बाद में जब अंबेडकर जी ने देखा कि चलो ये मतलब कि नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो हम ये चीज़ को नहीं लेंगे, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने फिर क्या किया, यहाँ पर अपना सत्याग्रह, अपना जो उनका भूख हड़ताल था, जो भूख सत्याग्रह था, उन्होंने उनको तोड़ा। और वहाँ पर वो अंबेडकर जी से उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया, जो कि मतलब एक संधि था। उसमें भी बताया गया कि हाँ आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रिजर्वेशन मिला। जो आज हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, चाहे वो अगर आप देख ले जो दलित समाज के लोग हैं, एससी कम्युनिटी के, एसटी कम्युनिटी के, तो वही उसी समय ये पूना पैक्ट से ही आया था। तो आज के समय भी गवर्नमेंट आपको रिजर्वेशन देती है, 15%, 7.5% का जो रिजर्वेशन चलता है वो क्या एक वर्टिकल रिजर्वेशन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये कब हुआ था, 1932 में हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, ये कब हुआ था, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही होगा। तो इसमें आप अगर यहाँ पर देखेंगे जो कोड आप मिलाएंगे, तो सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। 1931 की अगर बात करें तो ये तीसरा नंबर आपको आना है। तो ये ऑप्शन तो आपका ये और ये गलत ही हो जाएगा, तो 3 और 3 पर आना है। तो फिर अगर यहाँ पर देखेंगे हम तो क्या था हमारा यहाँ पर, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो हुआ था। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट था 1931 में साइन हुआ था। फिर उसके बाद क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एंड हुआ था, फिर पूना पैक्ट हुआ था। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे लास्ट में हुआ था, ये 2 आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ये 2 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस 1934 में हुआ था, तो ये आपका और ये ऑप्शन, ये दोनों में से कुछ एक होगा। तो ये आपको 3 देख सकते हैं यहाँ पर, 4 देख सकते हैं। 4 आपका क्या है, 1931। तो 3 और 4 ये आपको ध्यान रखना, 3, 4 और 1, 2।
तो समझ रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसमें क्या आपको पता चल रहा है कि जो डेट है आपका होता है, जैसे मतलब हिस्ट्री में आपके लिए जो डेट होता है, जो ईयर होता है, जो साल होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन से साल में क्या सब कौन सी घटना हुई थी, कौन से जो स्वतंत्रता सेनानी ने क्या किया था नहीं किया था, ये सब सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद करना है। तभी जाकर आपको इस तरह के क्रोनोलॉजिकल सवाल आप बना सकते हैं। और ये बहुत सारा पूछा जाता है आज के एग्जाम में, स्टूडेंट को छांटने के लिए, भीड़ छांटने के लिए। जैसे एग्जाम में ज़्यादा अगर स्टूडेंट बढ़ जाता है, जैसे आप देखेंगे जो मतलब ज़्यादा स्टूडेंट हो जाता है, तो फिर छांटने के लिए इस तरह का सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, छटैया बहुत तेज होता है, जो रिएक्शन, क्योंकि एग्जाम में एक रिजेक्शन प्रोसेस ही होता है। मेंस में आपको मतलब कि सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो प्रीलिम्स होता है उसमें रिजेक्ट, क्योंकि फॉर्म ही बहुत ज़्यादा उसमें गिरती है। आप देखते हैं कि 10-10 लाख 12-12 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। तो इसमें इस तरह का सवाल अगर नहीं पूछेगा, अगर बोर्ड अगर इस साल का सवाल अगर नहीं में डाला जाएगा, तो फिर स्टूडेंट सब बना लेंगे। इसलिए इस तरह का सवाल डाला जाता है कि मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या हो, कंफ्यूज हो और जल्दी से एग्जाम को क्या करें। उसमें छटैया का पूरा प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ों पर। फिर हम अगला देखें यहाँ पर, तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है हमारा, हमने बात किया था, ये हमने पढ़ाया भी था, एक अलग मैंने सेशन लिया था फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जिसमें हमने भारत का वन स्थिति रिपोर्ट, उस पर थोड़ा सा व्यू तो गया था ठीक ठाक, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं किया। लेकिन मैंने बताया था ये एक ऐसा दोस्तों है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, अभी जब तक आपका नया रिपोर्ट नहीं आ जा रहा वन स्थिति का 2025 तक, तब तक ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये सभी एग्जाम में, मैंने बीपीएससी का एग्जाम भी देखा, उसमें भी ये चीज़ दिया गया, चाहे यूपीपीसीएस का दिया गया, बीपीएससी का एग्जाम बोल सकते हैं कि बहुत सारा अभी स्टेट का एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी सबका एग्जाम, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। आईबी का एग्जाम जो वनडे का था, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो वन स्थिति रिपोर्ट आपको एक बार पढ़ना है, मैंने वो लेक्चर भी दिया, आप जाके देख सकते हैं, जो स्काई एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल उस पर, और अच्छे से बताया, मतलब उसमें मैंने सारा चीज़ कवर किया है, और एक एक चीज़ बताया है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है और क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्टेट फर्स्ट, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम था तो यूपी के लिए पूछा गया। अभी बिहार में आपको एग्जाम अगर देना बीपीएससी में, तो बिहार से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो मोर देन 20% पूछा जा रहा है कौन से स्टेट में, तो ये क्या है, बहराइच है, चंदौली है, श्रावस्ती है। तो ये कौन से स्टेट में आपको यहाँ पर दिया गया, जो हम लोग यहाँ पर अगर बात करेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पर बताया गया है जो ऑप्शन हमारा बी है, ये 3 है, मतलब ऑप्शन जो हमारा बी है ओनली 3। तो ये श्रावस्ती का जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर जो श्रावस्ती जो बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर देखते 20% से आपको फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। फिर अगला देखें हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो अगला क्या दिया गया कि कौन सा यहाँ पर आपको मैच द सूची 1 और सूची 2 में आपको मैच करना है, यहाँ पर मिलान करना है। तो इसमें बताया गया कोल, यहाँ पे देखिए फिर कोल प्रोड्यूसिंग दिया गया, तो कोयला का जो मतलब उत्पादक क्षेत्र है, जैसे हमने बात किया था कि विश्व के बारे में, तो विश्व भूगोल होगा, तो ये आपको भारतीय भूगोल के बारे में हो गया, क्योंकि भारतीय भूगोल भी आपका सिलेबस में है। तो ये विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल कम से कम जो कोयला का जो क्षेत्र, जो खदान है, किस किस देश में है, किस किस जगह हमारे देश में क्या है वो स्थित है, प्रेजेंट है, तो उस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। जैसे रानीगंज सभी लोग जानते हैं, रानीगंज कहाँ, आपको वेस्ट बंगाल में, ये सबसे पहला कोयला खदान है दोस्तों, जो कि भारत का अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना कोयला खदान, ये ब्रिटिश के समय में यहाँ पर आपको कोयला का पूरा मतलब बोल सकते हैं, यहीं से कोयला का पूरा प्रोडक्शन भी होता था, और पूरा बिजली का उत्पादन, पूरा रेल इंजन सब कोयले पर चलता था। आप सभी लोग जानते हैं जो स्टीम इंजन था उस समय में, उस समय जो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता, आज के समय क्या आता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी पर चलने लगा, और गवर्नमेंट का वो टारगेट भी है 2030 तक पूरा हमारा इंजन को पूरा क्या करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी पर ही पूरा चलाना है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगला हम देखें तो जो हमारा माओलोंग है दोस्तों, ये माओलोंग आप जानते हैं कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। जो माओलोंग हमारा है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पर गलत रखना। रानीगंज आप जानते हैं इंडिया का ओल्डेस्ट कोल फील्ड है, ये रानीगंज की अगर बात करती है ओल्डेस्ट कोल फील्ड है, क्या है ये, ओल्डेस्ट कोल फील्ड है, जो कि आपको कहाँ पर है, ये रानीगंज, ये वेस्ट बंगाल में, ये ऑप्शन हमारा सही है। इसे पूछ रहा कौन सा पेयर आपको सही मैच है। यहाँ पर रामगढ़ की अगर बात करें दोस्तों, तो रामगढ़ आप सभी जानते हैं ये झारखंड में, पहले बिहार क्षेत्र में था, लेकिन जब बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ, तब रामगढ़ आपको झारखंड में चला गया, ये भी हमारा सही है। फिर तालचर देखें तो तालचर भी आपका उड़ीसा में। तो ये जो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है, ये हमारा सही है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बाकी अगर माओलोंग की बात करें, तो माओलोंग आपको देखेंगे तो ये मेघालय के क्षेत्र में आपको पड़ता है, अगर आप देखें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं माओलोंग को, ये मेघालय मणिपुर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखें, हमारा जो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो इस तरह का जो सवाल है, इस तरह का जो फैक्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जाके किताब से उस चीज़ को पढ़िए, क्योंकि इस तरह का सवाल आपसे पूछा सकता है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। फिर अगर यहाँ पर देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में बताएगा जो बायोडिकम्पोजर,
तो जो बायो डिकम्पोजर सभी लोग जानते हैं, इसका क्या मतलब होता है। जो बायो डिकम्पोजर होता है या स्प्रे का जो सिस्टम होता है, प्रोग्राम होता है, इसमें जैसे देंगे स्टेबल बर्निंग। जैसे आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के क्षेत्र में दिल्ली में बहुत ज़्यादा मतलब कि सरकार के बीच में खुद मतलब दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल जो केंद्र सरकार उसके बीच में थोड़ा सा एक रस्साकसी, थोड़ा सा देखते हैं डिबेट होने लगता है, झगड़ा पूरा एकदम होने लगता है। वो गवर्नमेंट उसको ब्लेम करती है, वो गवर्नमेंट उसको ब्लेम करती है। तो ये ब्लेम गेम आपको पूरा चलते रहता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, स्टबल बर्निंग। जो हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में जितने भी लोग किसानी जो वहाँ पर क्षेत्र है, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो फसल को उगाया जाता है उसी क्षेत्र में उगाया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अभी नवंबर दिसंबर का अभी जानते हैं कि जो रबी जो सीजन होता है, अभी आपको क्या करना है, सारे फसल को आपको क्या करना है, आपको हार्वेस्ट करना है। तो कटैया शुरू हो जाता है, फिर उसको वहाँ पर रोपना भी है। जैसे अभी मतलब कि गेहूं का जो फसल आपको रोपना है, तो उसके लिए क्या करता है कि जल्दी से खेत को खाली करना होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं तुरंत। तो जलाने से क्या होता है कि जो पराली को जो जलाया जाता है उसका पूरा धुआं पूरा दिल्ली में, दिल्ली एक लैंडलॉक्ड एरिया, वहाँ पर किसी तरह का आपको समुद्र से नहीं है, किसी तरह का आपको ज़्यादा बड़ा कोई नदी भी नहीं मिलेगा। तो उसको क्या होता है कि हवा आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हवा क्या होता है पूरा लॉक हो जाता है आपको दिल्ली में। इसलिए आप देखेंगे दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है अक्टूबर नवंबर में। मतलब इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है कि आपके घर के अंदर भी अगर सांस लेता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी सांस लेने में, समझे। क्योंकि मैं इस चीज़ को झेल चुका हूँ, मैं भी दिल्ली रहा हूँ। उसमें आपको दवाई खाना पड़ेगा, मतलब गला में खराश रहेगा, नाक आपका पूरा जाम हो जाएगा। मतलब जो पूरा सिस्टम है आपका, पूरा एकदम सिस्टम लगेगा चौक हो गया पूरा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये मतलब कि बहुत प्रॉब्लम होता है उस समय। सारे बच्चे को वहाँ पर दमा का रोग बोल सकते हैं, या सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो वो घर में भी आपको मास्क पहन के रहना पड़ता है। तो इस तरह का कंडीशन हो जाता है पूरा एकदम। बादल आपको 1 महीना तक धूप नहीं सही से दिखेगा, पूरा बादल काला हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने वहाँ बहुत सारा सिस्टम लेके आया, लेकिन ये कभी मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है कि वहाँ पर इवन ऑड का भी सिस्टम चलता है कि जो इवन नंबर का गाड़ी वो एक दिन चलेगा, ऑड नंबर का गाड़ी एक दिन चलेगा। तो लोग क्या करते हैं, दो दो गाड़ी खरीद लेते हैं, इवन ऑड दोनों ले लेते हैं नंबर प्लेट, तो दोनों चलाते हैं। तो सिस्टम ऐसा है कि इसलिए वहाँ बताया जाता है कि ये कभी मतलब कि सक्सेस नहीं किया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा सिस्टम लगाया बायोडिकम्पोज। जिसमें क्या होता है कि फसल को आपको जलाना नहीं होता है, कुछ केमिकल होता है, कुछ फंगस जो पेस्टिसाइड होता है उसको आपको छींटना है। और उससे क्या होता है कि मतलब जो स्प्रे आप करते हैं फसल पर, तो वो फसल आपको गल जाता है। जो जो भूसा होता है किसी तरह का, आप बोल सकते हैं जो पुआर, जो आप स्टबल जिसको बोलते हैं, पराली बोलते हैं, तो उसको आपको जलाना नहीं होता, उसमें आप स्प्रे कर दीजिए, वो पूरी तरीके से क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है। तो खेत की जो उर्वरकता या फर्टिलिटी आप बोलते हैं, वो भी आपको क्या होता है इससे इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो ये गवर्नमेंट आपको चलाती है, लेकिन लोग उतना ज़्यादा समझदार नहीं होते, उतना ज़्यादा वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं खेतों को लेकर। वो समझते हैं कि अरे फसल जल्दी से जल्दी रोपाई करना है हमें यहाँ पर, अब हमें जो धान हमें कटैया करना है और हमें क्या करना है वहाँ पर गेहूं का रोपाई करना है, मतलब कि। तो वो तुरंत तुरंत क्या करते हैं, जला देते, एक दिन में जलाएं खत्म कर दिए कहानी। लेकिन उससे क्या पॉल्यूशन होता है वो उनको पता नहीं चलता। उसके कारण क्या होता है, खेत का फर्टिलिटी भी कम होता है, तो बहुत ज़्यादा केमिकल भी उनको यूज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा फाइन भी लगाया है, बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों को उसमें जेल भी कर देती है। लेकिन ये समस्या कभी आपको खत्म नहीं हुई अभी तक। ये समस्या आपको चल भी रही है, अभी भी दिल्ली में शुरू हो गया होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना था। इसीलिए जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बायो डिकम्पोजर लगाया, तो ये क्या था, दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री बांटना शुरू किया, मतलब फार्मर्स को, मतलब मदद के लिए कि आप इस चीज़ को ले जाइए और अपने खेत में स्टबल को क्या कीजिए, चेंज कर दिए मैन्योर में, खाद में चेंज कर दिए, उसको यूज कीजिए। प्लस उसने क्या किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ, ये मतलब एक समय जो केजरीवाल का जो गवर्नमेंट था उसने इस चीज़ को शुरू किया था, जिसे अभी गवर्नमेंट ये फॉलो कर रही है। केजरीवाल ने इस चीज़ को शुरू भी किया था, आप देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट उसने बहुत दिन तक वहाँ पर गवर्न भी किया था। तो वो बायोडिकम्पोजर देखिए वो सॉल्यूशन क्या था, वो आपको सेवरल फंगी, बहुत सारे इसमें फंगस बैक्टीरिया का वो मिक्सर था, एक बोल सकते हैं वो केमिकल उतना हार्ड नहीं था, उससे किसी तरह का आपको नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का बोल सकते हैं कि एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होगा, आपको प्रदूषण नहीं होगा। तो उस तरह का ये चीज़ बनाया गया था। तो यही ऑप्शन आपसे पूछा गया था। इस तरह का जो एक जागरूकता वाला कोई प्रोग्राम होता है या किसी तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, ये एक एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये करंट अफेयर्स का दोस्तों पार्ट होता है। तो बायोडिकम्पोजर ये दिल्ली गवर्नमेंट से हो सकता था, यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि बायोडिकम्पोजर स्प्रे प्रोग्राम किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, और इसमें क्या होगा, दोनों ऑप्शन इसका इसमें सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो समझ रहे हैं इस चीज को। तो चलिए अगला हम बढ़ेंगे यहाँ पर, जो हम अगला यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, 11 नंबर। यहाँ ना पूछा गया विथ रेफरेंस टू क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया न्यूज सर्विस। ये आपको पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो हमारा राजनीति जो आपका सब्जेक्ट है, जो मतलब विषय है आपका पॉलिटी का। पॉलिटी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो ऑल इंडिया सर्विस होता है, जिसमें आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम जो बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, ये सब क्या है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में 3 पोस्ट आता है, आपको सभी लोग जानते हैं। एक आपका डीएम आता है जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप बोलते हैं, फिर एक आता है हमारा आईपीएस जिसको इंडियन पुलिस सर्विस आपके नाम से जानते हैं,
और एक कौन सा होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो हमारा इंडियन फॉरेन सर्विस होता है वो आपको ऑल इंडिया सर्विस से अलग होता है। वो आप ऑल इंडिया सर्विस के अंदर वो सेंट्रल सर्विस होता है, ग्रुप ए लेवल का सर्विस होता है, लेकिन वो ऑल इंडिया सर्विस में आता है। ऑल इंडिया सर्विस में अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 सर्विस आता है। एक हमारा आईएएस आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक हमारा आईपीएस आता है, और एक कौन सा हमारा सर्विस है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस से इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा है कौन कौन सर्विस इसके अंदर आता है आपको। फिर एक हमारा आता है आईएफएस, जिसको आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं, जो वन क्षेत्र में आपका पूरा ऑफिसर के लेवल पर आपको पोस्टिंग दिया जाता है। ये भी ग्रुप ए लेवल का सर्विस है। इसमें क्या होता है, पूछा गया है कि ऑल इंडिया सर्विस में कुछ तरह का नया चीज ऐड करना, कुछ नया सर्विस लेकर आना, क्योंकि अभी बात किया जाता है इंडियन जुडिशियल सर्विस का, बात किया जा रहा था कि उस तरह का जुडिशियल सर्विस इसमें ऐड किया जाए, जिससे क्या हो कि मतलब कि एक गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम लिया जाए जुडिशरी का, क्योंकि जानते हैं जुडिशरी का जो एग्जाम है पूरा पूरा कंट्रोल किसका है, वो हमारे कोर्ट्स का है, जो हाई कोर्ट से कंडक्ट करवाती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आप नहीं देखेंगे। गवर्नमेंट चाहती है तो ये मतलब किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसमें पूछा गया है राज्यसभा के बारे में यहाँ पर। तो राज्यसभा आप सभी लोग जानते हैं, ये आपको अपर बॉडी होता है किसका, पार्लियामेंट का, संसद का। तो इसे पूछा गया कि राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर होता है, इसमें ऑल इंडिया न्यूज सर्विस का जो क्रिएशन है, जो बोल सकते हैं यहाँ पर किसी तरह का अगर पोस्ट को बनाना है तो वो यहाँ पर कर सकती है राज्यसभा। फिर अगर देखें तो रिजोल्यूशन भी हो सकता है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को, लेकिन ये पास करने का तरीका क्या है कि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कितना चाहिए, 2/3 का मेजोरिटी चाहिए पूरा, तभी जाकर ये आपको यहाँ पर होगा। तो ये पारित भी होना चाहिए कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। तो ये 2/3 का तो बहुमत पास होना चाहिए, लेकिन किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का होना चाहिए, जिस जिस समय वहां पर कितने मेंबर प्रेजेंट है, या मतलब इसमें बताया गया कि टोटल मेंबरशिप अभाव, जितने मतलब कि लोग पूरा मेंबर, जैसे आप जानते हैं राज्यसभा में 245 प्लस संख्या 200 वैसे 250 है, लेकिन अभी देखेंगे तो 245 का यहाँ पर। फिर आप जानते हैं 552 आपका किसमें, लोकसभा में मेंबर पूरे रहते हैं। इसको बढ़ाया जाएगा 2026 तक, इसको यहाँ पर लॉक कर दिया गया है इसको। उसके बाद अमेंडमेंट जो होगा उसमें आपको ये चीज़ बढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो 312 के अंदर ये चीज़ बताया गया है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आर्टिकल, ये अनुच्छेद आपको याद रखना, आर्टिकल 312। ये 312 जो आर्टिकल, इसके अंदर ये राज्यसभा के पास पावर होता है कि न्यू सर्विस आपको यहाँ पर क्रिएट कर सकती है ऑल इंडिया सर्विस के अंदर। प्लस अगर इसमें देखें तो राज्यसभा में 2/3 हो सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट वोटिंग हो सकता है। ये प्रेजेंट और वोटिंग होना, प्रेजेंट वोटिंग क्या होता है कि जो भी मेंबर उसमें प्रेजेंट है, अब जैसे कि यहाँ पर पूरे मंडल 245 पूरे यहाँ पर मेंबर है, लोग यहाँ पर मौजूद है, जितने भी सांसद है, लेकिन उस समय आपको सारे सांसद नहीं होंगे, फिर भी ये पास हो जाएगा, लेकिन कम से कम 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, प्रेजेंट एंड वोटिंग इसको बोला जाता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, दूसरा इसमें क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, सिंपल था। अगर आपने पढ़ा होगा राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, जो पार्लियामेंट का, क्योंकि हमने पढ़ाया था, अगर आप देखेंगे तो हमने पूरा लक्ष्मीकांत का पूरा समरी के रूप में एक अच्छा सा पूरा क्लास लिया था, पूरा पॉलिटी का, पूरा राजनीति विषय का, और उसमें हमने ये सारा चीज पढ़ाया था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, अपना उस चीज को देखा होगा, तब जाके ये सवाल आपसे क्या होगा, बन जाएगा। फिर अगला देखिए, ये भी आपको दिया गया किस चीज से, ये आपको हिस्ट्री का सवाल है, जो आधुनिक भारत की अगर बात करें, इतिहास का, उससे रिलेटेड सवाल है। इसमें बताया जाए कंटेम्प्रेरी के बारे में। तो ये अगर देखें यहाँ पर तो कंटेम्प्रेरी के बारे में तो बताया जा रहा है, इसमें मिक्सचर है, मतलब कि आप मध्यकालीन भारत का भी देखें, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री देखें, चाहे मेडिवल देखें, तो उसका ये मिक्सचर एक तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कबीर, जो हमारे जो संत कबीर थे, डिसिपल थे और गुरु है। तो ये आपको बताया जाए तो इनको आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है, मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। तो बताया जा रहा है कि कौन से गुरु थे और किनके वो शिष्य थे, मतलब गुरु के कौन कौन से शिष्य, जैसे कबीर जो साहब थे, जो साहब कबीर थे, उनका कौन यहाँ पर गुरु थे। फिर अगर आमिर खुसरो की बात करें तो आमिर खुसरो के कौन गुरु थे यहाँ पर। फिर सूरदास देखे तो सूरदास के कौन गुरु थे। फिर मर्दाना देखे तो इनके कौन गुरु थे। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलान करना है, जो कि आपको आना चाहिए। ये भी एक बहुत बेसिक सवाल है, अगर आपने पढ़ा होगा इस तरह के। तो वन लाइनर पढ़िएगा तब इस तरह का सवाल तो नहीं बनेगा। आज के एग्जाम में वन लाइनर अब नहीं पूछा जाता दोस्तों। अब वो लुसेंट वाला जमाना खत्म हो गया, जो आप सोचते हैं कि पढ़ के रट के निकल जाएंगे और एग्जाम हो जाएगा, वो चीज़ नहीं होता। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, वनडे हो कुछ भी हो, उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट, थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा जाता है। तो सारा ऑप्शन आपको आना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो कबीर साहब की अगर बात करें यहाँ पर, तो इनके कौन थे यहाँ पर, इनके जो गुरु थे वो उनका नाम था स्वामी रामानंद। क्या नाम था, स्वामी रामानंद नाम था। फिर अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका निजामुद्दीन औलिया था। ये जानते हैं अमीर खुसरो, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी हमने बात किया था, मेडिवल हिस्ट्री जब हमने पढ़ाया था और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, उसमें बात किया था निजामुद्दीन औलिया के बारे में, उसमें बात किया था अमीर खुसरो के बारे में, जिनको पैरट भी बोला था, इंडिया का पैरट। उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी है, उन जो गाना, जो गजल सिस्टम जो देखते वो भी उनके द्वारा दिया गया आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना था। निजामुद्दीन औलिया, उस समय अलाउद्दीन खिलजी का पूरा रूल चलता था, जो दिल्ली सल्तनत का जो एक बोल सकते हैं खिलजी डायनेस्टी का बहुत बड़ा एक रूलर था एक। तो अमीर खुसरो
क्या था उस समय, उसके अंदर में अमीर खुसरो एक कोर्ट पोएट था, मतलब जिस समय बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी था, तो निजामुद्दीन औलिया उनके क्या थे, गुरु थे। फिर अगर सूरदास की बात करें तो सूरदास के जो गुरु थे कौन थे, वल्लभाचार्य। या सूरदास की अगर बात करें दोस्तों, तो सूरदास जो मतलब शिष्य थे वो मतलब उनके गुरु कौन थे यहाँ पर, तो कौन थे उनके गुरु यहाँ पर, वल्लभाचार्य। ये चीज आपको ध्यान रखना, वल्लभाचार्य। फिर मर्दाना देख सकते हैं, तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव, जिन्होंने मतलब सिख सेक्ट बोल सकते हैं, जो सिख धर्म की स्थापना की है, आप सभी लोग जानते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सब सारे ऑप्शंस है, सारे जो हमने पढ़ाया गया था, इसमें हमने बहुत सारा शंकराचार्य के बारे में पढ़ाया था, आदि शंकराचार्य के बारे में, चाहे आप वल्लभाचार्य के बारे में। तो ये सब उन्होंने उनके द्वारा क्या क्या धर्म शुरू किया गया था, कौन सा रिलीजियस एक्टिविटी शुरू किया गया था, सेक्ट शुरू किया गया था, ये सब इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन से आपको यह चीज़ क्या करना है, सीख लेना है कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, या किस तरह से इससे कुछ अलग भी पूछ सकता है, कबीरदास के बारे में कुछ नया चीज आपसे पूछ सकता है, उनके द्वारा कौन सा धर्म का शुरुआत किया गया था, कौन से पंथ का शुरुआत किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखिए हमारा 13 नंबर क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ये आपका क्या है, अर्थशास्त्र क्वेश्चन, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इकोनॉमी में थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें डाल दिया, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो असर्शन रीजन में क्या बताया, सबसे सिंपल होता है इसमें आप बिकॉज, क्योंकि एक कारण आपको बताया जाता है, तो बिकॉज आप लिखकर इस सवाल को सॉल्व कीजिए। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न इन द फ्यूचर बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव। इसमें क्या बताया गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट आपको जो है मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में आपको लाभ मिलता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अवेयरनेस है, थोड़ा सा भी अगर जागरूक हैं आप, तो ये सवाल आपसे बन जाए, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन कोई किताब में नहीं होता दोस्तों, ये रोजमर्रा के जीवन में आप देख रहे हैं, आपके पास शिक्षा होता है, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य होता है, तभी जाकर आप प्रोडक्टिव होते हैं, तभी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, तभी जाके समाज में कुछ आप अच्छा कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इसलिए हम एजुकेशन हेल्थ पर भी वोट देते हैं। आज के समय जो अभी जानते हैं वोटिंग सिस्टम अब शुरू होने वाला है, जो बिहार में इलेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है सिस्टम, पूरा खेला चल रहा है, आपको सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जातिगत जो बोल सकते हैं, एक जातिवाद जो बहुत ज़्यादा आपको देखने को बिहार में मिलता है, इसलिए पिछड़ने का एक वो मुख्य कारण जो है जातिवाद पर भी जो वोट देना। लेकिन आज के समय बहुत सारे अब जो यूथ हैं, जो बहुत सारे यूथ हैं, जो बहुत सारे जो आज के समय जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ पता चल गया, तो वो शिक्षा को महत्व देते हैं। तो जो मतलब पार्टी जो या सरकार जो आपको शिक्षा के लिए, जो हेल्थ के लिए, समाज के लिए बात करती है, समाज के उत्थान के लिए बात करती है, नौकरी के लिए बात करती है, तो उन्हीं को आप वोट देते हैं। तो ये आपको मतलब समझ आना चाहिए कि मतलब एजुकेशन और हेल्थ आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो दोनों ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, दोनों ऑप्शन इसमें सही होगा, समझ रहे हैं ना। तो दोनों ऑप्शन इसमें क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए देख सकते हैं कितना मतलब हर एक असर्शन रीजन में ये मत देख के छोड़ दीजिए कि दोस्तों कि ये सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी है, या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बड़ा दिखने में लग रहा है। नहीं, दिखने में आपको बड़ा ये सवाल लग रहा है, लेकिन ये सवाल क्या 1 मिनट भी आपको नहीं लगा, इसको पढ़िए, तुरंत ऑप्शन को टिक कीजिए, आगे निकलिए। बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ देते हैं ये बड़ा सवाल लग रहा है। नहीं, बड़ा सवाल नहीं है दोस्तों। जो बड़ा सवाल होता है वो सबसे आसान होता है, ये मैंने देखा, अपना एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इसको बड़ा देखकर छोड़ देते, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं है। अगला देखते हैं, हमारा जो 14 नंबर का जो सवाल है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि मतलब लिस्ट वन और लिस्ट फिर मिलाना। रिफाइनरी के बारे में हमने बात किया, कोल फील्ड्स के बारे में, जो कोयला का जो खदान था, जो वहां से उत्पादक जो क्षेत्र था, उसके बारे में हमने बात किया, कौन कौन से क्षेत्र से वो कोयला उत्पादक कहाँ से आपको निकाला जाता था। अभी यहाँ पर रिफाइनरी की बात की। रिफाइनरी आप सभी लोग जानते थे, ये कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में आपको यह रिफाइनरी आपको वहां पर बनाया गया। तो नायरा की बात करें, यहाँ नायरा दिया गया, मनाली, नुमलीगढ़ और ताती पाका। क्या दिया गया, ताती पाका। तो नायरा की अगर बात करें दोस्तों, तो मनाली, ये मनाली आप मत समझ लीजिएगा, जो शिमला मनाली हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के, वो चीज़ ये मनाली नहीं दिया गया, उस हिसाब से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश था तो बहुत सारे स्टूडेंट झट से हिमाचल प्रदेश मार देते, मतलब क्योंकि उनको मनाली वही पता है, वहाँ घूमने भी गए हैं, वही का नाम भी वो सुनते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नायरा की बात करें दोस्तों, तो नायरा आपको गुजरात में है। नायरा कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। क्या, इसको याद ही कर लेना, इस तरह के जो सवाल होते हैं। मनाली आपको कहाँ है दोस्तों, ये तमिलनाडु में। मनाली जो हमारा कहाँ है दोस्तों, ये कहाँ पर है मनाली, अगर हम बात करें मनाली के यहाँ पर। नायरा आपको कहाँ है दोस्तों, ये गुजरात में। मनाली कहाँ आपको, तमिलनाडु में है। फिर अगर तातीपाका की बात करें दोस्तों, तातीपाका आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो तातीपाका हमारा कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में है। प्लस नुमलीगढ़ जो है ये असम में। नुमलीगढ़ कहाँ है, ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम में प्रेजेंट है। नुमलीगढ़ हमारा असम में है, ये चीज आपको ध्यान रखना था। मनाली तमिलनाडु में हो गया, और नायरा हमारा कहाँ पर है, गुजरात में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही हो जाएगा, 14 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा।
ये सब सिंपल सवाल है, आपको यहाँ पर ध्यान रखने में किसी तरह का आपको समझाने की कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फिर अगला देख लीजिए, अगला ये सवाल आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा एक जागरूक, थोड़ा सा अवेयरनेस आपको होना चाहिए, क्योंकि जो अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें या खाद्य सुरक्षा की बात करें, जिसमें आप खाना की बात करते हैं, खाना पीना की बात करते हैं, तो फूड सिक्योरिटी आज के समय एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं आज के समय क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन के क्या हो रहा है ना, फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मतलब सरकार को इस तरह से सोचना पड़ रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि सबसे जो समस्या जो मतलब बताया जाता है फूड सिक्योरिटी वो किसके लिए है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डायमेंशन, इसमें नॉट पूछ रहा था। सबसे पहले अगर सवाल आपसे पूछा था नॉट का जो ऑप्शन होता है, ये नॉट को आपको क्या करना, गोला लगा लेना है, इसको सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्पीड में पढ़ते हैं, नॉट भूल जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट 5-6 क्वेश्चन आपको नॉट ही का दिया गया है कंफ्यूज करने के। तो नॉट का जो ये बड़ा देखना है, बड़े अक्षर में आपको लिखा गया, इसको सबसे पहले आप 4 बार 5 बार गोला लगा लीजिए, इस पर आपको पूरा फोकस होना चाहिए। तो नॉट ए डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो जो खाद्य सुरक्षा होता है दोस्तों, उसमें अगर देख ले तो कौन सा इसमें डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन मीन्स क्या हो कि मतलब किसके कारण आपको फूड सिक्योरिटी की मतलब कि बोल सकते हैं किसी तरह दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा, फूड को मतलब क्या करने, प्रिजर्व करने में, या फूड को एक सिक्योरिटी देने में, बोल सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा देने में। तो अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है, उपलब्धता। मतलब क्या उपलब्धता आपका होना चाहिए, मतलब कि अगर जब खाद्य सुरक्षा दे रहे तो सबसे पहले क्या उपलब्धता, जब उपलब्धता नहीं होगा तब आप लोगों को कैसे बांटे। जैसे पीडीएस का सॉफी है, आप देख लीजिए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, जैसे जो कोटा में आप जाते हैं, मतलब कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको जाना पड़ता है कोटा में, वहाँ से वो अनाज लेकर आते हैं, चाहे वो चावल मिल रहा है, चाहे वो दाल गेहूँ जो भी मिल रहा है उनको, जो पीएम गरीब कल्याण योजना उसके तहत मिलता है, उसके मतलब उसी से जो स्कीम है हमारे, उसी स्कीम के द्वारा वो दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि जब जैसे पीडीएस शॉप है तो आपके पास अवेलेबिलिटी होना चाहिए, आपके पास मतलब अनाज होना चाहिए, नहीं तो बहुत जगह देखिएगा अनाज वो बेच देते हैं, तो उसके कारण बहुत सारा बोलते हैं कि आंदोलन भी शुरू हो जाता है, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो आपका अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वहाँ पर आपका अनाज रखा होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। फिर क्या है कि लोगों का पहुँच भी होना चाहिए, ये नहीं कि आपने वो खोली दुकान को, मतलब जो पीडीएस का शॉप है वो आपने खोली दिया है बहुत दूर में, तो लोग जाएंगे कैसे। एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, लोगों के पास पहुँच होना चाहिए। आप जाने में आप मतलब कि 2 रुपये का अनाज आपको दिया जा रहा सरकार के द्वारा, आप जाने ही में आप ये 200 रुपया 500 रुपया खर्च कर दिए, तो कोई नहीं जाएगा। तो एक्सेसिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। तो ये एक जागरूकता, मतलब थोड़ा सा भी अवेयरनेस होगा तो आप ये सवाल को बना सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे। फिर अफोर्डेबिलिटी क्या होना चाहिए, आप सामर्थ्य होना चाहिए आपके पास। अब सरकार ये नहीं करेगी आपको 2 रुपया का जो चावल या गेहूं दे रही है, अभी के समय तो वो फ्री भी हो गया, लेकिन जो 2 रुपया 4 रुपया जो आपसे ले रही है सरकार, अभी उसका दाम अगर कर देगी 100 रुपया, तो आप सोचेंगे यार उससे अच्छा तो मार्केट से खरीद लेंगे, वही आपका सोच रहेगा। तो अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए आपका, मतलब कि जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य के हिसाब से भी क्या होना चाहिए, किसी भी सामान का दाम होना चाहिए। जब सामर्थ्य वो अब नहीं हो पाता तभी वो चीज़ आपको महंगा लगने लगती है, तभी वहाँ पर इन्फ्लेशन का वो कारण बन जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए। फिर अकाउंटेबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो अकाउंट जवाबदेही, तो चलिए ये होता है कि हाँ सरकार का एक जवाबदेही है कि आपको ये चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको अनाज दिया जा रहा है, तो ये मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग भी होना चाहिए कि ये सही में दिया जा रहा है या नहीं दिया रहा। लेकिन जो फूड सिक्योरिटी की बात करें, इसमें अकाउंटेबिलिटी को हम लोग यहाँ पर नहीं मानते हैं। ये 3 चीज अगर हो रहा है तो इसमें फूड सिक्योरिटी आपको मेंटेन किया जा सकता है, खाद्य सुरक्षा को यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। तो एफोर्डेबिलिटी आपका नहीं होगा तो चौथा ऑप्शन को यहाँ पर आपको क्या करना, खत्म करना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। तो देख सकते हैं इस सवाल को कैसे बनाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तभी जाकर हर एक चीज़ को आप रट नहीं सकते, हर एक चीज़ को आप रट्टा मार कर या रटाफिकेशन करके आपको नहीं निकाल सकते एग्जाम। बहुत चीज़ आपको समझना पड़ता है एग्जाम के समय में, कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं, और यही सवाल से आपका सिलेक्शन भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को छोड़ देते हैं क्योंकि वो पढ़े ही नहीं होते हैं, लेकिन ये पढ़ाई इसमें जरूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा है, थोड़ा सा भी आप न्यूज़ से रिलेटेड रहते हैं, तो आपको ये चीज़ पता चल जाता है। अगला देखिए सिल्वर आर्टिकल, जो चांदी का जो दोस्तों वो वस्तु होता है, जो चांदी का आर्टिकल्स होता है, उसमें पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो बताया गया जो सिल्वर का आर्टिकल्स होता है वो ब्लैक हो जाता है आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो मतलब जो हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, ये मतलब काला हो जाता है, आपको समय बाद काली हो जाती है। क्या चीज, सिल्वर का आर्टिकल्स। इट हैपेंस ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर के सल्फाइड से ये क्या होता है, Ag2S जिसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, इसके कारण यह काला हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके क्या है, इसमें दोनों सही है। आपने पढ़ा होगा साइंस में इस तरह का सवाल कि ये सिल्वर जो काला, आप देखते हैं बहुत दिन तक चांदी का कोई सामान रख देंगे, फिर उसको आप साफ करवाने तो क्या होता है, काला पड़ जाता है। तो ये सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, सिल्वर सल्फाइड। ये डे टू डे का जो अफेयर्स है या डे टू डे का बोलते हैं, तो रोजमर्रा के जीवन में जो चीज़ आप देखते हैं, जो चीज़ को यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उस तरह का सवाल आपको साइंस से, विज्ञान से यहाँ पर, इसलिए इसको जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान बोला जाता है। कोई इसमें आपको आईटी या नीट वीट का एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये जनरल साइंस है, जो 8वां 10वां लेवल में आप पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी आप वही चीज़ पूछा जा रहा है। अगला देखें, जो 17 नंबर हम जो इसमें चर्चा किया गया है, मिशन 1 बताया गया, मिशन और डेट ऑफ लॉन्च, जो इसमें भी आपको मैच करना है मिशन को। तो यहाँ पर मैच किस तरह से करेंगे,
तो आप जो चंद्रयान की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले चंद्रयान 3 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो चंद्रयान 3 कब हुआ था यहाँ पर, और आदित्य L1 इनसैट 3DS और RL भी जो इसको क्या बोलते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लेक्स आपको 01। तो इसे पूछा गया डेट, कब कब ये लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 जानते हैं जो लॉन्च हुआ था, आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 में सभी लोगों ने देखा भी था, तो ये 2023 में हुआ था। 2023 में कौन से डेट में हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये 14 जुलाई 2023 को हुआ था। आप जानते हैं 23 अगस्त को हम लोग स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे घोषित भी किया गया, उसमें हम राष्ट्रीय जो स्पेस डे मनाते हैं उसको। फिर आदित्य L1 की बात करें तो 2 सितंबर 2023 में हुआ था। तो ये कभी कभी क्या होता है, आपको डेट भी याद रखना पड़ता है, ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे जो करंट अफेयर्स मार्केट में मिलते हैं वहाँ पर इस चीज़ को पढ़ाया बताया भी जाता है, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी हम जो करंट अफेयर्स का कोर्स लाते हैं उसमें भी यार ये सब इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाते हैं, जितने भी तथ्य हैं जो जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। हमने पढ़ाया भी था, ये चंद्रयान के बारे में देखे, तो ये आदित्य L1 के बारे में देखे, जो हमारा कोर्स था करंट अफेयर्स का। फिर अगर इनसैट 3DS की बात करें यहाँ पर, तो ये 17 फरवरी 2024 को हुआ था। इनसैट जो 3DS है, जो ये क्या होता है, इनसैट क्या होता है, जो सैटेलाइट है दोस्तों, इंडियन सैटेलाइट, इसमें आपको जितना नेविगेशन सैटेलाइट होता है, इसमें जहाज वहाज का पूरा जो बोल सकते हैं एक तरह से उसका पूरा जो डायरेक्शन उक्शन पूरा जो डिसाइड किया जाता है, ये सब इनसैट के द्वारा ही किया जाता है। तो ये डेट आपको यहाँ पर याद रखना है, तो 17 का ये आपको याद रखना है। इसका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपको। तो इतना सा जो मतलब दिया गया आपको याद रखना। फिर 18 का देखें दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया कि स्टेट और किसके नंबर कितना राज्यसभा सीट वो स्टेट को दिया गया। तो आप सभी जानते हैं इसमें अगर आप बिहार के आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बिहार का 16 सीट आपको राज्यसभा में, 16 सीट राज्यसभा के द्वारा दिया गया है। अगर हम लोकसभा में, लोकसभा में हमारा 40 सीट है, आप सभी जानते हैं, लेकिन राज्यसभा में कितना है, 16 सीट है। तो बिहार से अगर 16, तो ए का अगर आप सी का एक भी ऑप्शन यहाँ पर सी देख ले तो ये कितना है, 1 है, तो 1 ऑप्शन ये आपका सही होगा, तो 3 4 1 2 हो जाएगा इसका ऑप्शन। देख रहे हैं कितना आसान है, एक भी सवाल आपको अगर यहाँ पर आ रहा है, एक भी मैच द फॉलोइंग, तो ये आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए फिर अगला देखें यहाँ पर, तो हमारा 19 नंबर क्या है, असर्शन रीजन। तो यहाँ पर पूछा गया पॉवर्टी लाइन, ये डिफर्स क्या करता है, अक्रॉस टाइम एंड कंट्री, द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल वेरी अक्रॉस रीजन। तो ये भी सही है कि पॉवर्टी लाइन जो क्या होता है कि बहुत सा जगह में अलग अलग होता है। जैसे कि आप किसी देश में देख लेंगे वहाँ पॉवर्टी लाइन को अलग तरह से मेजर किया जाता है, इंडिया में देख ले तो अलग तरह से मेजर, कितना लोग का जो कैलोरी होना, कितना खर्च होना चाहिए, कितना कैलोरी लोग को मिल रहा है रोज में, कितना पैसा लोग कमा रहे हैं, तो उस तरह से पॉवर्टी लाइन को यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ये मतलब कि टाइम से और रीजन के हिसाब से चेंज होता है। तो ये चीज़ दोनों एक्सप्लेनेशन इसका क्या यहाँ पर सही है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर अगर 20वां नंबर जो क्वेश्चन देखे, तो थोड़ा सा दोस्तों एक्सप्लेनेशन इसमें कुछ ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है तो थोड़ा समय लग सकता है आपको, लेकिन हम 20 तक यहाँ रखेंगे, फिर अगला सेशन में जो अगला हमारा लेक्चर है उसमें हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ये लास्ट हम देख लेते हैं इसको। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार है जो अनाउंस किया गया था जून 2025 में। ये देख सकते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये हमने अकेडमी अवार्ड्स के बारे में पढ़ाया था जब हमने करंट अफेयर्स का कोर्स लिया था। तो ये 23 इंडियन लैंग्वेज में बताया गया युवा पुरस्कार को आपको दिया गया है। तो ये चीज़ सही है कि नहीं, इसमें ये चीज़ पूछा जा रहा है आपको। एक और ऑप्शन क्या है इसमें दिया गया आपको, कि मतलब कि कोई युवा पुरस्कार आपको डोगरी जो लैंग्वेज था, डोगरी भी क्या है, हमारा लैंग्वेज है, डोगरी में दिया गया कि नहीं दिया गया। तो ये कोई सा अवार्ड डोगरी लैंग्वेज में आपको नहीं दिया गया था इस साल, अगर हम बात करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देख सकते हैं कितना डीप में जाकर आपको यहाँ पे पूछा गया। तो 23 लैंग्वेज में आपको साहित्य युवा पुरस्कार आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारा क्या था, 20 तक सवाल था दोस्तों। तो ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे जाकर, क्योंकि ये लेक्चर आपको लेंदी हो जाएगा तो फिर आप देखना ही पसंद नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक आप स्काई एकेडमी जो हमारा 360 है वहाँ पर ये सारा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाए। हमने बीपीएससी का क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और उसको मैंने पढ़ाया भी था अच्छे से, और मैंने बताया था कौन कौन से सवाल हमारे क्लास से जो हमने पढ़ाया भी था वहाँ से वो सवाल आ रहे हैं। उसी तरह हम इसको चर्चा करेंगे, आगे भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्काई एकेडमी 360 के साथ। तो दोस्तों रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।